हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 9 फॉर क्लास 12। तो यहाँ पे आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल। इन सेल्स को कंबाइन करने की जरूरत क्या थी, क्या इनकी नीड्स हुई। तो आपको पता है कि एक सिंगल सेल इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, यानी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एनीवेयर। इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे भी हम जिसको यूज नहीं कर पाते, यानी जिसको किसी भी पर्पज के लिए हम यूज नहीं कर पाते, एक सिंगल सेल जो ईएमएफ प्रोड्यूस करती है उसको, तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जरूरत पड़ी सेल्स की कॉम्बिनेशन की, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज इज नोन एज बैटरी। तो बात करते हैं पहले सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। Let us consider two cells of EMF E1 and E2 having internal resistance R1 and R2 respectively. Now we give the name to different points, and these are as shown in figure A, B and C. ये मेरे पास तीन डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो रूल आपका वही रहेगा, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कर रहे हैं तो सभी में करंट आपका सेम रहेगा, सभी के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सपोज दैट अमाउंट ऑफ करंट इज I। अब मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। जो पोटेंशियल है वो हर एक पॉइंट का मेरे को अलग अलग लेना पड़ेगा। सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज VA एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B इज VB, एंड इन सेम वे पोटेंशियल एट पॉइंट C इज VC। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो क्या रहेगा, VAB इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इस पॉइंट से B से और A तक मेरे को लेके आना है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे, दैट इज ओनली ड्यू टू E1। किसके कारण है, E1 माइनस यहाँ पे जो VB है वो रहेगा ड्रॉप, और वो कितना है, IR1। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है VAB। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Similarly, potential difference between points B and C is VBC, or which is equal to VB minus VC। तो ऐसे ही जैसे इसमें किया था ऐसे इसमें होगा। B पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं, E2 के कारण ये आपका EMF रहेगा, और इसके अंदर जो ड्रॉप रहेगा यहां से यहां आने में नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो रहेगा आपका IR2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं निकालता हूं पोटेंशियल बिटवीन A एंड C, VAC, और विच इज इक्वल टू, तो अब मेरे को करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम C टू A। अब मेरे को वो पॉइंट है वो C से A के पास लेके आना है। तो वो आपका क्या रहने वाला है, ये जो दोनों आए हैं VAB प्लस VB
सी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजमेंट कर रहा हूँ कि थोड़ा इजी हो जाए, अदरवाइज बुक में यहाँ पे 2-3 स्टेप ले रखे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में इसको सोल्व कर रखा है। सबसे इजी जो तरीका है वैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो ये मैं रूल लगाऊं, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ VAB एंड VBC। तो क्या आएगा, VAC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जो आपकी EMF वाली टर्म्स हैं उनको साथ साथ लिख देते हैं और जो पोटेंशियल ड्रॉप की टर्म है उसको हम अलग लिख देते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, VAC इज इक्वल टू EMF ऑफ फर्स्ट शेल प्लस EMF ऑफ सेकेंड शेल। यहाँ पे देखिए इस टर्म में और इस टर्म में मैं माइनस कॉमन लेकर I ले लेता हूँ बाहर, अंदर बच गया आपका R1 प्लस R2। अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करता हूं कि ये मेरे पास आ गया VAC और इसको करता हूं अंडरलाइन। ये है तरीका आपका इनकी ग्रुपिंग करने का। अब देखिए इनके लिए आगे जो करना है वो क्या करते हैं कि इसको एक साथ लिख देता हूं मैं। तो क्या होगा, VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, where E equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2। तो आपके पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन गई है। आप चाहो तो इसको I के लिए सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास I की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी देख लीजिए, I इज इक्वल टू, I के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं तो पहले क्या होगा, ये आएगा इधर तो ये बनेगा VAC माइनस E इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो है R इक्विवेलेंट ये आएगा नीचे R इक्विवेलेंट और ये नेगेटिव रह गया इसके साथ। अगर मैं इसको पॉजिटिव करूंगा तो ये आपका पॉजिटिव ये बन जाएगा नेगेटिव। तो थोड़ा सा चेंजमेंट करके आप इसको लिख सकते हो। दैट इज ये आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट और है। अगर आपके पास बहुत सारी सेल्स को मैं सीरीज में ऐड कर दूं तो E इक्विवेलेंट में क्या करोगे, आप प्लस करके आगे ऐसे बढ़ा दोगे अप टू E एंड में कर सकता हूं। इट मींस E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इस तरह से E1 प्लस E2 अप टू En। मान लेता हूं मेरे पास 3 सेल है E1 E2 एंड E3, इन तीनों को मैं आपस में सीरीज में कंबाइन कर रहा हूं तो इस तरह से रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनी। अगर एक सेल का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही तीसरे का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है वो सीरीज हो जाती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सेल और कनेक्ट करता हूँ और इसको अपोजिट मैनर में कनेक्ट कर देता हूँ या इसको अपोजिट मैनर में कर देता हूँ। इस तरह से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो अब क्या रहेगा, देखिए अगर सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, इसका नेगेटिव है ये और इससे पॉजिटिव जा रहा है तो लेते हैं पॉजिटिव, अदरवाइज इसको लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर। अगर हाइयर टू लोअर जाएंगे तो साइन आता है माइनस का, अगर लोअर टू हाइयर जाते हैं तो साइन आता है प्लस का। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस का। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 प्लस E3। इस तरह से आपका E इक्विवेलेंट का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। नाउ अब हम करते हैं, बहुत इजी था आपका, केवल और केवल एक तरीके से इसको सोल्व करना, ताकि करंट सेम है और उस हिसाब से इसको सोल्व करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है
cells in parallel. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है? When number of cells are connected in such a way that the positive terminal of every cell is connected at a single point and the negative terminal of each cell is on another point. Then the combination is parallel. तो अब मैं करता हूं cells in parallel. तो टॉपिक है आपका सेल्स इन पैरेलल। तो कंसीडर करते हैं कि केवल और केवल मेरे पास दो ही सेल हैं और दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, एक को B1 और एक को B2। ऐसे करके इसको आगे प्रोसीड करता हूं। और यहाँ पे जो ये सेल है EMF 1 है और इसका EMF 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये मेरी कंसीडरेशंस यहाँ पे रहेंगी। तो आप इन पॉइंट्स को नाम दे लीजिए जो एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए यूज होंगे। तो इसको A और C नाम मैं दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो करंट है वो I फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे आगे नोड और नोड के ऊपर करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सपोज इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I2, यहाँ पे आएगा I2, यहाँ से आएगा I1 और यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा I हो जाएगा नेट, फिर दोबारा से क्या हो जाएगा I। ये मेरी कंसीडरेशन है। अब इसमें क्या सेम रहता है? इसमें करंट तो हर एक में अलग अलग हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी सेल इज सेम। कहीं पे भी आप लगा लीजिए किसको, वोल्ट मीटर को, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम। मान लेता हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। तो पहले मैं जो पाथ है वो क्या ले रहा हूं, जो पाथ है वो ले रहा हूं B2 से मैं जाऊंगा E1 के पास और फिर मैं जाऊंगा B1 के पास। इस पाथ के लिए मैं V को डिफाइन कर देता हूं। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले VAB और VBC निकाला था, उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल ये निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, B1 के ऊपर जो आपके पोटेंशियल है वो रहेगा VB1 माइनस VB2। इस तरह से मैंने इसको ये नाम दे दिया है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, E1। यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, यहाँ पे ड्रॉप होगा इसके अंदर से क्या होना है, ड्रॉप होना है। तो वो क्या आएगा आपका I1, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इसको R2 नाम दे देता हूं ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। इसको नाम दे देता हूं R1। तो ये बन जाएगा I1 R1। तो V इज इक्वल टू I1 R1 मेरे पास आ गया। यहां से इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूं और अब की बार जो पाथ है वो ले रहा हूं B2 से जाऊंगा E2 के पास और फिर जाऊंगा B1 के पास। तो इसी सीक्वेंस में पोटेंशियल तो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा इन दोनों के बीच में सेम। जो यहाँ लिया था वही यहाँ लूंगा, लेकिन यहाँ पे आपका ड्रॉप बदल गया है। तो ये तो आ गया VB1 माइनस VB2। तो V इज इक्वल टू, ये किसके कारण होगा, अब E2 के कारण, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I2 R2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बहुत इजी तरीके से आपको सोल्व करना, जो चीज कॉमन होती है कांस्टेंट रहती है उसी को हम पहले सोल्व करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को I1 के लिए सोल्व कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड को I2 के लिए, और फिर नेट करंट निकाल दीजिए। तो क्या करता हूं मैं, यहां से मेरे को I1 निकालना है। तो देखिए माइनस ऑफ I1 R1 इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर, तो ये हो गया V माइनस E1। इस माइनस को इधर लेके आऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा E1 माइनस V। और मेरे को निकालना है I1, तो I1 आ गया यहाँ से E1 माइनस V अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ।
तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। तो नेट करंट I is equal to I1 plus I2. Now by using equation third and fourth we can write I is equal to E1 minus V upon R1 और प्लस I2 ये है आपका E2 माइनस V अपॉन R2। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो क्या होगा, I is equal to E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। सेल वाला जो ईएमएफ है उसको साथ साथ लिखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसको एक साथ लिख देते हैं। तो I इज इक्वल टू, देखिए एक तो ये है और एक ये, दोनों को ऐड कर देते हैं तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस V ले लेता हूं कॉमन और अंदर बच गया 1/R1 प्लस 1/R2। ये मेरे पास I आ गया। अगर मैं इसको नाम दूं E इक्विवेलेंट तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, सोल्व कर लेंगे तो R1 और R2 आ गया यहाँ पे एलसीएम, और ये एलसीएम आने के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा आपका E1 और इसके साथ तो आ जाएगा R2 और प्लस E2 इसके साथ आ जाएगा R1 माइनस V और ये आ गया 1/R1 प्लस 1/R2। ये रिजल्ट मेरे पास आया। इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो इसको अगर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे I इज इक्वल टू, मेरे को तो V के लिए सोल्व करना है, क्यों ना इसको पहले V के लिए सोल्व कर ले, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पे ये I की वैल्यू आ चुकी है तो V के लिए सोल्व करना है, तो पहले मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा आपका I माइनस, इसको लिख दो E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट लिख देता हूं E इक्विवेलेंट, और ये आपका आ रहा है इज इक्वल टू V और वो रहेगा आपका माइनस का, और इसको मैं लिख रहा हूं 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट। V के लिए सोल्व कर देते हैं तो इस माइनस को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I। और अब देखिए क्या करता हूं, V के लिए सोल्व कर देता हूं तो V इज इक्वल टू, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा E इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट, और इसको ऐसे लिख देते हैं R इक्विवेलेंट ताकि सोल्व करने में दिक्कत ना आए। अब देखिए तो अब की बार आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट माइनस I अपॉन R इक्विवेलेंट, ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू लिख देते हैं अलग अलग, वेयर E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर लिखा है E इक्विवेलेंट मैंने E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, इसके बराबर लिखा है। अब बात करते हैं R इक्विवेलेंट की, तो ये मैंने किसके बराबर लिखा है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये मेरे पास रिजल्ट यहाँ से आ गया है। इस फॉर्म में आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा और कोई अगर सीक्वेंस आप बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। नेट रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये रिजल्ट आपका आया है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे, तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो आ गया V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस
I upon R equivalent, where E equivalent is equal to this and R equivalent is equal to this. आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो देख लेते हैं। और अगर सिंप्लीफाई अगर ये हो सकता है तो वो वैल्यू उठा के यहाँ रखना शुरू करते हैं। तो देखिए V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं रखूंगा बाद में, एज इट इज रखता हूँ E इक्विवेलेंट को। और पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू रख देता हूँ। ये क्या था 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें R1 R2 लेंगे एलसीएम, तो नीचे आएगा R1 R2 और यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2। तो नीचे आ गया R1 R2, ये आ गया आपका R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा R1 प्लस R2। तो मेरे पास रिजल्ट आया E इक्विवेलेंट R1 इंटू R2, स्मॉल r है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये रिजल्ट मेरे पास आ गया यहाँ से। ये सिंप्लीफिकेशन है, बस आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ से मैं I को बाहर ले लेता हूँ, सेम रिजल्ट यहाँ से भी बनेगा, वही R1 प्लस R2। नीचे ऊपर जाएगा आपका R1 R2 और नीचे क्या जाएगा R1 प्लस R2। चाहो तो आप ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब E इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो देखिए नीचे क्या आ रहा है R1 R2 और ऊपर आ रहा है आपका V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 और उसमें है R1 R2 नीचे और इसमें है ऊपर। ये R1 R2 इससे होगा कैंसिल, तो नीचे केवल क्या बचेगा R1 प्लस R2 माइनस यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एज इट इज रख दो I इंटू में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E नेट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। एंड सिमिलरली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R नेट और विच इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये तो आ गया आपका E नेट और इधर आपका आ जाएगा माइनस I R नेट, I इंटू R नेट। तो ये भी आपका रिजल्ट हो सकता है। इसके आगे अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो देख लेते हैं और इसका सिंपल रिजल्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ E नेट अपॉन R नेट, E नेट अपॉन R नेट विच इज इक्वल टू, देखिए भाई E नेट अपॉन में R नेट करूंगा तो क्या होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन नीचे आ जाएगा R1 R2, इससे ये कैंसिल। तो ये आ गया E नेट अपॉन R नेट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये रिजल्ट भी आपका हो सकता है। ये रिजल्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा और अगर आप करना चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। वो क्या हो सकता है, E नेट अपॉन R नेट इज इक्वल टू, दोनों में नीचे अलग अलग कर दीजिए। देखिए E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, R1 से R2 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। दैट इज द सिंपलेस्ट रिजल्ट अपॉन में R नेट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अगर इसको n में करना चाहो, n नंबर में करना चाहो तो इसको आप और आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी बुक में अलग से टॉपिक दे रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब फ्लो कर सकता है
और पैरेलल में कम कर सकता है। तो सीरीज का मैं लिख रहा हूँ, सेम इसी तरीके से पैरेलल का आपको करना है। तो देख लेते हैं सीरीज में क्या होता है। करंट निकालना होता है हमें। सपोज बहुत सारी सेल हमारी कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ सेल्स का सभी का सम कर देंगे और नीचे आ जाएगा R, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, प्लस कितने नंबर ऑफ सेल्स है N, और यहाँ पे क्या कर दूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये I की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? तो दो कंडीशन हो सकती है आपकी। पहली कंडीशन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, और दूसरी कंडीशन R इज वेरी वेरी लेस देन R। तो यहाँ पे दोनों को आप रख के देख सकते हो। तो देखिए अगर मैं ये कंडीशन रखता हूँ तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन में R हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था मैक्सिमम, और इस केस में क्या होगा, इस केस में I इज इक्वल टू R को नेग्लेक्ट करेंगे तो EMF ऑफ नंबर ऑफ सेल्स अपॉन में R, इससे ये कैंसिल। इट मींस नेट करंट इज इक्वल टू द करंट ड्रॉन बाय ए सिंगल सेल। नेट करंट यहाँ पे एक सिंगल सेल के करंट के बराबर आ गया। इट मींस ये यहाँ से तो करंट मैक्सिमम हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम करंट ये होगा। यदि सीरीज नंबर आपके पास सेल हैं और उनको हम यूज करते हैं सर्किट में, देन मैक्सिमम करंट विल बी ड्रॉन व्हेन द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज यूज्ड एंड वेरी लेस व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही आपको पैरेलल का कर लेना है। वैसे आपको मैं एक बिल्कुल बेसिक चीज बता देता हूं। इफ नंबर ऑफ सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल having different EMF, then the net EMF is equal to the maximum EMF induced by the cell or individual cell। यानी मेरे पास एक बैटरी एक सेल है 2 वोल्ट की, एक 1.5 की, एक 2.5 की, एक 3 की। इस तरह से मैंने सेल कंबाइन की किसमें पैरेलल में। तो आपका जो सर्किट में यूज होगा वो केवल और केवल 3 वोल्ट जिसका है, जिसका EMF 3 है, केवल वही सर्किट में काम करेगी, बाकी काम नहीं करेंगी। तो ऐसे ही आप अगर बैटरी को कंबाइन करते हो पैरेलल में, और दोनों बैटरी एक तो है 12 वोल्ट की और एक है आपकी अप्रोक्सीमेटली 10-11 वोल्ट की, तो आपका सर्किट है उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम जिससे ये बताएं कि नेट कितना रहेगा। नेट रहेगा मैक्सिमम वाला, जो आपका 12 वोल्ट है वो सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा। तो वो फिर 9, 10, 11 वोल्ट की जो दूसरी पैरेलल में लगाई वो क्या काम करेगी, वो केवल उसकी हेल्प करती है, पावर को इंक्रीज करती है उसकी को। यानी जब भी आपका लोड अगर बढ़ेगा तो अचानक से, कई बार आपने सुना होगा कि बैटरी ज्यादा डिस होगी और अब ये बैटरी बैठ गई, अब तो ये काम नहीं करेगी, तो वो कंडीशन होने से वो दूसरी बैटरी उसको बचा सकती है। अदरवाइज पैरेलल में अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं, सभी बराबर है तो अलग बात है, अगर सभी अलग अलग हैं तो सबसे ज्यादा वाली उसमें काम करती है, बाकी अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमने कर लिए हैं, प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ही काम करते हैं। चाहे तो आप लैब में कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं करके दिखाऊंगा, और फिर देखना जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेट क्या रहता है। वोल्ट मीटर से हम उसको मेजर भी करके दिखाएंगे, और फिर एक सिंगल सेल के कारण करके दिखाएंगे, और एक बार 3-4 जितनी भी सेल है उनको पैरेलल में करके दिखाएंगे, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने सीखा कि सेल्स की ग्रुपिंग कैसे हम करते हैं। तो ये जो टॉपिक था जिसको मैं बता रहा था कि इनमें से एक टॉपिक क्रिटिकल हो जाता है थोड़ा सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, लेकिन आपको बिल्कुल भी हार्ड इसको नहीं मानना है, बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करना है। और वो क्या है, वो यही है कि सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। वहां पे
सीरीज में v1 v2 निकाल के नेट v निकालना होता है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और यहाँ पे अलग अलग i1 और i2 निकाल के नेट i निकालना होता है i1 प्लस i2। बस ये बात अगर आपको याद है तो आप डेरिवेशन कर सकते हो सकता है स्टेप किसी के कम ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने पहले ही वैल्यू को इक्विवेलेंट ले लिया। अगर आप इक्विवेलेंट नहीं लोगे तो डायरेक्ट जहाँ पे मैंने ये नेट वगैरह लेने पड़े हैं, ये लेने की जरूरत ना भी पड़े, आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट से भी काम चला लो। और अगर पहले ले लिया तो भी वो तरीका गलत नहीं है, स्टेप्स आपके बढ़ सकते घट सकते हैं, तरीका आपका रहेगा। आप अपने तरीके से कुछ भी करिए, सिंप्लीफाई जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कॉम्बिनेशन की यही है, यहाँ तक आपको पहुंचना है, रास्ता आपका कोई भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप ट्राई करेंगे। थैंक्स।